नमस्कार। आज हम राजनीतिक व्यवस्थाओं मतलब पॉलिटिकल सिस्टम्स की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और कुछ लेख भी, राजनीतिक प्रणालियां, प्रकार, वर्गीकरण और प्राधिकार, इस विषय पर। और हमारा मकसद ये है कि इनसे जो भी ज़रूरी जानकारी है वो निकालें और समझें कि भाई ये अलग अलग समाज खुद पर राज करते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये राजनीतिक व्यवस्था आखिर है क्या चीज़? हाँ, तो देखिए, अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह का ढांचा है, नियमों का, संस्थाओं का और हाँ, शक्ति संरचनाओं का भी, जिसके जरिए कोई भी समाज अपने फैसले लेता है और खुद को संचालित करता है, चलाता है। अच्छा। इसमें आपकी सरकार आ गई, कानून बनाने वाली संस्थाएं जैसे संसद, फिर न्यायपालिका यानी कोर्ट्स, राजनीतिक दल और वो अलिखित नियम भी शामिल हैं जो तय करते हैं कि पावर किसके पास होगी और उसका इस्तेमाल कैसे होगा। ठीक है, समझ गया। तो जो स्रोत हमारे पास हैं वो कई तरह की व्यवस्थाओं का जिक्र करते हैं। सबसे आम जो हम सुनते हैं वो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। हाँ, बिल्कुल, जहां माना ये जाता है कि असली शक्ति लोगों के पास है, जैसे भारत है, अमेरिका है। और यहाँ नागरिक स्वतंत्रता मतलब सिविल लिबर्टीज पर काफी जोर रहता है। जी, और इसके एकदम उलट देखा जाए तो हमें अधिनायकवादी व्यवस्थाएं दिखती हैं। जैसे उत्तर कोरिया। हाँ, जैसे उत्तर कोरिया। यहाँ शक्ति एक व्यक्ति या फिर एक छोटे से गुट के हाथों में होती है और राजनीतिक स्वतंत्रता बहुत कम होती है या होती ही नहीं। और इसी का एक और ज्यादा सख्त रूप है सर्वाधिकारवाद, टोटलिटेरियनिज्म। अच्छा, उसमें क्या फर्क है? देखिए, अधिनायकवाद मुख्य रूप से राजनीतिक नियंत्रण पर ध्यान देता है, पर सर्वाधिकारवाद तो वो राज्य को जीवन के लगभग हर पहलू पर, मतलब सामाजिक, निजी, सब पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हर पहलू पर? बाप रे, जैसे नाजी जर्मनी। बिल्कुल, नाजी जर्मनी इसका एक भयानक उदाहरण है। तो ये फर्क समझना जरूरी है, नियंत्रण की सीमा का फर्क। बहुत दिलचस्प अंतर बताया आपने। अच्छा, फिर राजशाही भी है, मोनार्की। हाँ, जहाँ राजा या रानी का शासन होता है। अब ये भी दो तरह की हो सकती है। दो तरह की कैसे? एक तो है निरपेक्ष राजशाही, एब्सोल्यूट मोनार्की, जैसे सऊदी अरब में। वहाँ शासक के पास लगभग सारी शक्तियां होती हैं। ओके। और दूसरी है संवैधानिक राजशाही, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसे यूके में। वहाँ राजा या रानी की भूमिका ज्यादातर औपचारिक होती है, असली शक्ति चुनी हुई सरकार के पास होती है। अच्छा, ठीक है। और भी प्रकार हैं? जी हाँ, धर्मतंत्र भी एक प्रकार है, थियोक्रेसी, जैसे ईरान। यहाँ शासक धार्मिक नेताओं या फिर धार्मिक कानूनों के आधार पर चलता है। और कभी-कभी हमें सैन्य शासन भी देखने को मिलता है, मिलिट्री रूल, जब सेना तख्ता पलट करके सत्ता पर काबिज हो जाती है। हाँ, जैसे म्यांमार में हाल में हुआ या पाकिस्तान में भी पहले कई बार हुआ है। बिल्कुल। तो ये वर्गीकरण तो आज की दुनिया को समझने में काफी मदद करता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। पुराने विचारक जैसे अरस्तु, उन्होंने इन व्यवस्थाओं को कैसे देखा था? उनका नजरिया क्या था? हाँ, अरस्तु का वर्गीकरण बहुत ही मौलिक है। उन्होंने दो मुख्य आधारों पर व्यवस्थाओं को बांटा था। क्या थे वो आधार? पहला कि शासन करने वाले कितने लोग हैं, एक व्यक्ति, कुछ लोग या बहुत सारे लोग। ओके, संख्या के आधार पर। और दूसरा था उनका उद्देश्य, उनका मकसद, कि वो जो शासन कर रहे हैं वो सबके भले के लिए कर रहे हैं, मतलब आम भलाई के लिए, या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। अच्छा, संख्या और नियत। तो इसके हिसाब से कैसे बांटा उन्होंने? तो देखिए, अगर एक व्यक्ति शासन करे और उसका मकसद सबकी भलाई हो तो अरस्तु ने उसे कहा राजशाही, मोनार्की। ये अच्छा रूप है। ठीक। लेकिन अगर वही एक व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुल्म से शासन करे तो वो बन जाती है निरंकुशता, यानी टिरनी। हाँ। ये बुरा रूप है। और अगर कुछ लोग शासन करें तो? अगर कुछ गुणी और योग्य लोग सबकी भलाई के लिए शासन करें तो वो है अभिजात तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। ये अच्छा रूप है। अच्छा। पर अगर कुछ अमीर या शक्तिशाली लोग सिर्फ अपने गुट के फायदे के लिए शासन करें तो वो बन जाता है गुट तंत्र, ओलिगार्की। ये बुरा रूप। समझ गया। और सबसे दिलचस्प, जब बहुत सारे लोग शासन करें? हाँ, ये वाला हिस्सा आज के लिए बहुत प्रासंगिक है। अगर बहुत सारे लोग यानी आम जनता मिलकर सबके भले के लिए शासन करें तो अरस्तु ने उसे पॉलिटी कहा। ये उनके हिसाब से एक अच्छा, संतुलित, मिश्रित शासन था। पॉलिटी,
ये शब्द मैंने सुना है। हाँ, लेकिन अगर वही बहुत सारे लोग यानी बहुमत सिर्फ अपने हितों के लिए शासन करे, गरीबों का अमीरों के खिलाफ या उल्टा, और कानून का सम्मान न करे, तो अरस्तू ने उसे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कहा, और वो इसे अच्छा नहीं मानते थे, इसे भीड़ का शासन कहते थे। अरे, ये तो आज की हमारी समझ से बिल्कुल अलग है। हम तो लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि अरस्तू का लोकतंत्र शब्द का प्रयोग आज के प्रयोग से अलग था। उनके लिए पॉलिटी ज्यादा आदर्श व्यवस्था थी, जिसमें कानून का शासन हो, स्थिरता हो। जिसे हम आज लोकतंत्र कहते हैं, उसे वो शायद एक बिगड़ा हुआ रूप मानते। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि जिसे वो बुरा मानते थे, आज हम उसे आदर्श मानते हैं, या कम से कम आदर्श बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब एक और नजरिया देखते हैं, मैक्स वेबर का। हाँ, मैक्स वेबर, उनका फोकस अलग था। उन्होंने किस बात पे जोर दिया? वेबर ने इस सवाल पर ध्यान दिया कि लोग आखिर शासकों का आदेश मानते क्यों हैं। मतलब किसी शासन को, किसी अथॉरिटी को वैधता या लेजिटिमेसी मिलती कहाँ से है, क्यों लोग उसे सही मानते हैं। अच्छा, प्राधिकार की वैधता का स्रोत। हाँ। और उन्होंने इसके 3 मुख्य आधार बताए। पहला, पारंपरिक प्राधिकार, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ये क्या होता है? ये वो अधिकार है जो रीति रिवाजों, परंपराओं और विरासत पर टिका होता है। मतलब हमेशा से ऐसा ही होता आया है, जैसे पुरानी राजशाहियां या कबीलाई समाज। ठीक है, परंपरा पर आधारित। दूसरा है करिश्माई प्राधिकार, करिज्मेटिक अथॉरिटी। ये किसी नेता के व्यक्तिगत गुणों, उसके चमत्कारिक आकर्षण, उसकी वीरता या उसके असाधारण व्यक्तित्व पर आधारित होता है। लोग उसके पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि वो उस व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। जैसे गांधी, या फिर नकारात्मक उदाहरण लें तो हिटलर। बिल्कुल सही। ये दोनों ही करिश्माई प्राधिकार के उदाहरण हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। ये प्राधिकार बहुत शक्तिशाली हो सकता है, पर अक्सर उस नेता के साथ ही खत्म भी हो जाता है। और तीसरा प्रकार, तीसरा और आधुनिक समाजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कानूनी तर्कसंगत प्राधिकार, लीगल रैशनल अथॉरिटी। कानूनी तर्कसंगत। हाँ, यहाँ वैधता किसी व्यक्ति या परंपरा से नहीं, बल्कि कानूनों, नियमों और एक व्यवस्थित तर्कसंगत नौकरशाही प्रणाली से आती है। लोग नियमों का पालन करते हैं, पद का सम्मान करते हैं, व्यक्ति का नहीं। अच्छा, जैसे आज के ज्यादातर देशों में होता है, भारत में जैसे? बिल्कुल। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य, उनकी नौकरशाही, उनका संविधान, ये सब कानूनी तर्कसंगत प्राधिकार पर ही आधारित है। वेबर का ये विश्लेषण हमें ये समझने में मदद करता है कि समाज कैसे धीरे धीरे पारंपरिक या करिश्माई नेतृत्व से हटकर कानून पर आधारित व्यवस्थाओं की तरफ बढ़े हैं। तो हमने अरस्तू का नजरिया देखा, कौन शासन कर रहा है और किस नियत से, और फिर वेबर का लोक शासन मान क्यों रहे हैं, वैधता का आधार क्या है। इन अलग अलग नजरियों का आज की दुनिया को समझने में क्या महत्व है, मतलब इन सब को जान के हमें क्या मिलता है? देखिए, इन दोनों फ्रेमवर्क्स को, अरस्तू का संरचना और उद्देश्य पर ध्यान और वेबर का वैधता पर ध्यान, अगर हम मिलाकर देखें तो हमें आज की दुनिया की जो अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनका विश्लेषण करने में बहुत मदद मिलती है। कैसे? हम समझ सकते हैं कि कोई व्यवस्था लोकतांत्रिक क्यों है या अधिनायकवादी क्यों है, सिर्फ उसके बाहरी ढांचे को नहीं, बल्कि उसके पीछे की शक्ति कैसे काम कर रही है और लोग उसे क्यों स्वीकार या अस्वीकार कर रहे हैं, ये गहरी समझ पैदा करता है। और ये समझ सिर्फ अकादमिक रूप से नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। जैसे जो लोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य अध्ययन पेपर 2 में या राजनीति विज्ञान वैकल्पिक विषय में या निबंध में भी ये अवधारणाएं बहुत काम की हैं। हाँ, ये बुक है। तो अगर संक्षेप में कहें तो मुख्य बातें क्या हुई? मुख्य बात ये है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुत अलग अलग होती हैं। शक्ति किसके पास है, शासन को सही क्यों माना जाता है और नागरिकों की उसमें कितनी भागीदारी है, इन सब मामलों में। और अरस्तू ने कौन और क्यों शासन करता है, इस पर ध्यान दिया। जबकि वेबर ने इस बात पर कि लोग शासन क्यों मानते हैं, मतलब वैधता कहाँ से आती है। सही। तो ये अलग अलग लेंस हैं एक ही चीज को देखने के। बिल्कुल। और यहाँ मैं एक आखिरी सवाल या विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हमने अरस्तू की बात की कि वो जिसे लोकतंत्र कहते थे उसे भीड़ तंत्र मानकर खारिज करते थे और पॉलिटी को बेहतर मानते थे। तो सवाल ये उठता है कि आज के जो हमारे लोकतंत्र हैं, क्या वो वास्तव में अरस्तू के पॉलिटी वाले संतुलित आदर्श के ज्यादा करीब हैं? अच्छा सवाल है। या फिर उनमें अब भी उस भीड़ शासन के कुछ तत्व मौजूद हैं
जिसके खतरे अरस्तू ने बताए थे, आज के लोकतंत्र इन पुराने आदर्शों और चेतावनियों के सामने कहाँ खड़े हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।